15 अगस्त के दिन हमें गोरे अंग्रेजों से तो आज़ादी मिल गई थी, लेकिन भूरे अंग्रेज जो उनके गुलाम थे, उन्होंने इस देश को आज़ादी के नाम पर एक चूरन चटाया और इसको फिर से गुलाम बना लिया। पिछले लगभग 80 साल से हम इस देश को आज़ाद समझ रहे हैं, लेकिन इसके हर एक सिस्टम पर आज भी अंग्रेज हुकूमत करते हैं और इसमें सबसे बड़ा गुलाम सिस्टम है शिक्षा का सिस्टम। क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हमारे लोग भूरे अंग्रेज बन के उन लोगों के काम संभालें, ना कि भारतीय संस्कृति के कार्य करें। और आज की तारीख में भारतीय संस्कृति का जो विघटन लगातार होता जा रहा है, जो चारित्रिक पतन लगातार होता जा रहा है, इसके पीछे केवल और केवल एक ही कारण है और वो है शिक्षा की गुलामी जो निरंतर चल रही है। और उससे बड़ी बात कि हम उस गुलामी में ना केवल जी रहे हैं बल्कि उसको अपना सिंबल ऑफ स्टेटस मानकर चल रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को जबरदस्ती कूट कर पीट कर मैकॉले शिक्षा पद्धति में ही पढ़ाते हैं और कल वही बच्चा गुलाम मानसिकता के चलते इन्हीं माँ बाप को छोड़कर भाग जाता है। यही माँ बाप बाद में कहते हैं हमारे बच्चों को हमने कितना सिखाया, बहुत पढ़ाया, बहुत लिखाया, लेकिन इनके भीतर संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। जबकि वो ये बात पूरी तरीके से भूल जाते हैं कि मैकॉले शिक्षा पद्धति संस्कार सिखाती नहीं बल्कि भारतीय संस्कारों का हनन करते हुए उनको केवल और केवल अंग्रेजों का गुलाम बनाती है। इसी गुलामी के चलते हिंदुस्तान के अंदर आज भी बहुत सारे नैरेटिव्स बन रहे हैं। मैं दो नैरेटिव के ऊपर बात करूंगा जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हैं और इनको कवर करने के लिए अभी तक कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया सामने नहीं आया। मित्रों, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हमारे चैनल की बहुत मास रिपोर्टिंग हो रही है। इस मास रिपोर्टिंग के चलते इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में हमें हर पल आपका सपोर्ट चाहिए, लेकिन मैं किसी प्रकार के डोनेशन के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैंने अभी एक उपन्यास लिखा है मेंस लाइव्स मैटर और इस क्राइम थ्रिलर उपन्यास के ऊपर जल्दी एक वेब सीरीज भी बन सकती है। मैं चाहता हूं कि आप इस पुस्तक को हमारी वेबसाइट या अमेजन से खरीदें, इसको 5 स्टार रिव्यूज भी अवश्य दें और अपना सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखें, क्योंकि पूरी दुनिया में पुरुषों के अधिकारों के ऊपर लिखी गई ये पहली पुस्तक है। सबसे पहला अंजना ओम कश्यप ने आजादी से एक दिन पहले यानी कि विभाजन की विभीषिका पर एक प्रोग्राम किया था। इस प्रोग्राम में वो बताती है कि किस प्रकार से तकरीबन 4 करोड़ मुसलमान थे, लेकिन भारत से 80-90 लाख ही बाहर गए यानी कि पाकिस्तान में गए, बाकी के लोग यहीं पर रह गए थे। यानी कि 16 से 20% मुसलमान ही भारत छोड़कर पाकिस्तान गए थे। बाकी के कहाँ रहे? बाकी के 84% यहीं हिंदुस्तान में ही रह गए थे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, मुसलमान तो बंटवारे के विरुद्ध थे, लेकिन इसी में एक पेंच है। आजादी से ठीक पहले जो चुनाव हुए थे उसमें मुस्लिम लीग चुनाव लड़ रही थी। इन्हीं चुनाव में अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए अलग से कुछ सीट्स रिजर्व की थी जिन पर मुसलमान बहुलता में रहते थे। वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स भी खड़े हुए थे, लेकिन मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना ने उसी समय पर यह वादा कर दिया था यदि आप हमें जिताएंगे, पावर में लाएंगे, तो हम इस्लामिक लोगों का, मुसलमानों का एक अलग नया देश पाकिस्तान बनाएंगे जहां पर हमारी शरियाई हुकूमत होगी। और आपको ये बात जानकर अत्यंत हैरानी होगी कि कांग्रेस का इन क्षेत्रों में सूपड़ा साफ हो गया था। लगभग 100% मुसलमानों ने मोहम्मद अली जिन्ना को सपोर्ट किया था ताकि वो नया पाकिस्तान, नया देश बना सके। जिस समय पर इस देश के बंटवारे की बात चली तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि 100% तबादला आबादी होगी, सारे मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे। तो उसी हिसाब से हमें जमीन चाहिए, स्रोत चाहिए। यानी तकरीबन 4 करोड़ मुसलमानों के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने जमीन, खेत, मकान, नदियां, खनिज, ये सब कुछ ले लिया था। लेकिन यहां से गए कितने थे? तकरीबन 70-80 लाख लोग। बाकी के लोग यहीं पर रह गए थे। इसका मतलब जानते हैं आप क्या होता है? 2 भाइयों का बंटवारा होता है। एक भाई अपने हिस्से के खेत, मकान, कपड़े, बर्तन, राशन सब ले लेता है, उसको सेपरेट कर देता है। जो बचा दूसरा भाई वापस उसी के घर आकर के खाना खाता है, वहीं पर सोता है, वहीं पर हगता है, वहीं पर मूतता है और एक दिन उसी के घर से बाहर निकाल फेंकने का प्लान तक बना लेता है। और इसमें मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। पीएफआई ने 2047 तक हिंदुस्तान को एक इस्लामिक देश बना लेने का संकल्प लिया है। हालांकि आजकल की सरकार 2047 विकसित भारत के नए नारे से इस चीज को ढकने का खूब प्रयास कर रही है। और गजनी मूवी में जो हाल संजय सिंघानिया का था वही 100 करोड़ हिंदुओं का भी है कि वो 1 सेकंड से पहले सारी चीजें भूल जाता है। परंतु आज जो नैरेटिव बन रहा है उसको तोड़ना हमारा कार्य है।
मुसलमानों ने नया पाकिस्तान बनाया था मजहब के आधार पर, लेकिन वो गए नहीं, यहीं पर रह गए। और उन सारे घुसपैठियों को यहां पालने का कार्य किया था किसने? नेहरू और गांधी ने। इन नेहरू और गांधी के खिलाफ मैं क्यों हूं, इस कांग्रेस के खिलाफ मैं क्यों हूं? उसका सीधा सा कारण है कि मेरे जितने भी देशभक्त क्रांतिकारी थे वो सारे के सारे कांग्रेस के खिलाफ थे। आपको पता होना चाहिए कि नेहरू गांधी एक समय में देश की आजादी नहीं चाहते थे, वो यहां पर डोमिनियन स्टेटस चाहते थे। डोमिनियन स्टेटस के खिलाफ भगत सिंह थे, उनके सब साथी थे। उनकी एक फिल्म में इस सीन को दिखाया भी गया है। क्यों ना हम कांग्रेस के साथ जुड़ जाए और उसको मजबूत करें। हाँ, लड़ रही है कांग्रेस। कांग्रेस सेशन से आ रहे हैं गांधी जी को सुनकर। डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही है। डोमिनेंस स्टेटस यानी कि आधा राज, यानी कि कुर्सी पर तो बैठेंगे हम और हुक्मरान होंगे अंग्रेज। आप देश से प्यार करना शुरू कर दीजिए, कांग्रेस, गांधी और नेहरू से नफरत आपको अपने आप ही हो जाएगी। अब इसी चीज को लेकर के काफी सारे मुसलमानों ने अपने अपने ट्वीट किए थे। आरफा टारफा जैसी ना जाने कितनी फोटोशॉप्ड पत्तलकार भी ट्वीट और रीट्वीट का खेल खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने इस पर जवाब दिया, हर रोज शाम को मौलानाओं से 50 रुपए के बदले पेन ड्राइव इंसर्ट करवा कर इतिहास सीखने वाले मदरसा छाप मुझे टारगेट करने लग गए। इस पर मैंने सीधे ग्रोक से ही पूछ लिया कि भाई इतिहास क्या है। ग्रोक एआई है और उसने भी बताया कि अंकुर आर्य का जो आंकड़ा है 16 से 20% वो बिल्कुल सही है। बाकी के लोग आज भी यहीं पर मरा रहे हैं, हिंदुओं के टैक्स का खाते हैं और हिंदुओं को ही गाली दे रहे हैं। अब इसी में ही दूसरा नैरेटिव बनाया गया। भारत सरकार के एक मंत्रालय ने इंडिपेंडेंट डे के लिए एक पोस्ट जारी किया था और उस पोस्ट में सबसे ऊपर सावरकर का फोटो है। सावरकर को लेकर के कांग्रेस ने जिस प्रकार की गलतफहमियां पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलाई हुई है, जो नफरत फैलाई हुई है, उसको मुझे आपको रिपीट मोड पर बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां पर केवल आपको यह बताना चाहता हूं कि गांधी, नेहरू और अंबेडकर भी जब अंग्रेजों को खत लिखा करते थे तो वो भी अपने आप को अंग्रेजों का आज्ञाकारी ही बताया करते थे। उनके बहुत सारे लेटर्स हैं, आप स्क्रीनशॉट्स में देख भी सकते हैं। उससे भी बड़ी बात कि बड़े बड़े कांग्रेसियों को भी पेंशन मिला करती थी। लेकिन क्योंकि आजकल चमचागिरी का माहौल है, चमचे लोग अपने नेताओं का पिछवाड़ा तक चाटने के लिए राजी हो जाते हैं। ऐसे समय में सच किसी को भी ग्राह्य नहीं होता। एक और बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया और उन्होंने कहा कि सावरकर ने द्विराष्ट्र की अवधारणा दी थी, यानी कि इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे की बात कही थी। यहां मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स ने अपने तलवों पर जहर लगाना शुरू कर दिया ना, तो अगले दिन सारे के सारे चमचे आपको मरे हुए मिलेंगे। असल में सच्चाई यह है कि आप लोगों के पूज्य सर सैयद अहमद खान, जी हां, इसको हिंदुस्तान में बड़ा पूज्य माना जाता है। इस व्यक्ति ने 14 मार्च 1988 को मेरठ में खड़े होकर यह बात कही थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, ये अलग अलग दो विचारधाराएं हैं, इनमें से एक विचारधारा के द्वारा दूसरे को समाप्त अवश्य किया जाएगा, अन्यथा कोएग्जिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसने आगे कहा कि अफगानी हमारे पठान भाई तलवारें ले लेकर के आएंगे जिस दिन अंग्रेज यहां से भाग जाएंगे, और उस दिन हिंदुओं की यहां पर कटी हुई लाशें मिलेंगी, खून की नदियां हम लोग यहां पर बहा देंगे और उसके बाद केवल और केवल हमारा निजाम होगा। कब की बात है? 1988 की बात है। जानते हो सावरकर की आयु समय पर कितनी थी? मात्र 5 साल। अब मुझे आप बताओ कि सावरकर ना हुआ अकबर हो गया कि जिसके सामने सारे के सारे कांग्रेसी अपनी पैंट निकाल कर कह रहे थे कि जहां पना तुस्सी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, तुम जहां पर कहोगे वहां पर हम बंटवारा कराएंगे। भाई ऐसा था क्या? दूसरी चीज, सावरकर तो ना 3 में थे ना 13 में थे, ना वो किसी कैबिनेट में थे, ना वो किसी मंत्रालय में थे। तो फिर कांग्रेसी किस हिसाब से बात कहते हैं कि सावरकर के दबाव में 2 राष्ट्रों का विभाजन हुआ, और वो भी तब जबकि वो केवल 5 साल के थे। दूसरी बात सुनिए, आप जिस सारे जहां से अच्छा को गाते हैं, ये आपके ऊपर सबसे बड़ा कलंक है। यदि आप किसी सारे जहां से अच्छा गाने वाले के पास बैठते हैं, उसको मित्र बनाते हैं, तो ये आपके मुंह पर डबल कलंक है। कारण बताता हूं, इसको लिखने वाला मोहम्मद इकबाल, ये व्यक्ति भारत पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 25वें वार्षिक अधिवेशन में 29 दिसंबर सन 1930 को बोलते हुए कहता है कि हमें बिल्कुल सेपरेट अलग राष्ट्र चाहिए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। अब मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं। जिस समय पर मोहम्मद इकबाल ने यह बात कही थी, उसी साल से लेकर के अगले 7 साल तक के लिए सावरकर को नजरबंद कर दिया गया था, यानी कि 1930 से लेकर के 1937 तक, जिस समय पर
बाहर ये सारी सरगर्मियां चल रही थी और हिंदुओं के कत्ल किए जा रहे थे। मोहम्मद इकबाल का ही अनन्य शिष्य और रात दिन उसकी पेन ड्राइव चूसने वाला मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने उसकी पेन ड्राइव से सारा का सारा इतिहास अपने अंदर समाविष्ट कर लिया था, उसके बाद उसने आवाज उठानी शुरू की थी। एक भी ऐसा वृतांत नहीं मिलता जहां पर सावरकर ने कहा हो कि हिंदू मुसलमानों के दो देश हो जाने चाहिए, बल्कि सावरकर अखंड भारत की अवधारणा पर कार्य करने वाले व्यक्ति थे। आज वही कांग्रेसी एक तरफ तो कहते हैं कि वो बंटवारा चाहते थे, दूसरी तरफ कहते हैं कि अखंड भारत चाहते थे। तो पहले ये आंख खुलने से पहले राहुल गांधी का मूत्र पीने वाली कांग्रेस के लीडर्स तय कर लें कि आखिरकार सावरकर चाहते क्या थे। एक और बहुत बड़ी बात कि मोहनदास करमचंद गाजी का जो फोटो है वो सावरकर से नीचे लगाया गया है। मैं तो कहता हूं कि किसी भी स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, किसी पर भी मोहम्मद दास करीमचंद गाजी का फोटो होना ही नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति ने जीते जी हिंदुओं को त्रस्त रखा, जिस व्यक्ति ने जीते जी विभाजन की विभीषिका में लाखों हिंदू सिख मुसलमानों को मरवा दिया, जिस व्यक्ति ने मरने के बाद में हजारों चित्पावन ब्राह्मणों को महाराष्ट्र में मरवा दिया, ऐसे हिंसावादी व्यक्ति, ऐसी हिंसावादी विचारधारा अपने शिष्यों को बांटने वाले व्यक्ति के ऊपर तो एक छोटा सा कार्यक्रम भी नहीं होना चाहिए। आप तो एक गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस के ऊपर उसके फोटोज लगा रहे हैं। वो हर व्यक्ति जिसने भी मोहम्मद दास करीमचंद गाजी का इतिहास पढ़ा हुआ है, वो उस व्यक्ति को स्वतंत्रता से कहीं पर भी जोड़कर नहीं देखना चाहता। और इसी कारण से मैंने कहा था कि आप अपने देश से प्यार करना शुरू कर दीजिए। नेहरू, गांधी और कांग्रेस से नफरत अपने आप ही हो जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इतिहास को जो भूल जाते हैं, इतिहास उन्हें भूल जाता है। जो इतिहास के ऊपर से धूल नहीं हटाते, इतिहास उनको धूल में मिला देता है। इसलिए मेरी सभी अपने भाइयों बहनों से, मेरे सभी जितने भी सत्य सनातन से जुड़े हुए परिवार के लोग हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ करके अपील है कि सच्चे इतिहास को जानिए, अपनी पुस्तकों को पढ़िए। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो हमारा ये वीडियो लोगों तक, जन जन तक एक मुहिम के तहत पहुंचा दीजिए। और ये चैनल आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से भी करवाइए। साथ ही साथ मैं अपनी अपील को दोहराना चाहता हूं कि मित्रों, इस चैनल को यदि आप देख रहे होंगे, काफ़ी लंबे समय से इस चैनल के खिलाफ काफ़ी सारी साजिशें चल रही हैं। इसकी लगातार मास रिपोर्टिंग हो रही है, इसकी रीच पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई है, लेकिन हम हैं अपने उसी जज्बे के साथ लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं किसी प्रकार की डोनेशन नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस मेरे क्राइम थ्रिलर उपन्यास के ऊपर जल्द ही वेब सीरीज आने की संभावनाएं हैं, कम से कम आप उसको खरीदिए। इसका मैं अपनी वेबसाइट और अमेजन दोनों स्थान का मैं लिंक और QR कोड दे रहा हूं, यहां से स्कैन कीजिए। इससे हमारी सहायता होगी और इस धर्म युद्ध में लगातार लड़ने के लिए हमको प्रेरणा और सपोर्ट मिलता रहेगा, क्योंकि ये भी एक शाश्वत सत्य है कि अर्थ के बिना सब अनर्थ है। अगर आप चाहते हैं कि सत्य सनातन इसी प्रकार से इस लड़ाई में लड़ता रहे, तो अपना सहयोग बरकरार रखिए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।